Hello student, welcome to my channel. Today I am going to discuss a important chapter which is called function. Okay, आपके 11th क्लास में तो इसका स्टार्टिंग होता है, इसके अलावा 12th क्लास में भी इसका कुछ पार्ट है, बट ओवरऑल आपको जब भी मैथमेटिक्स पढ़ना है, कैलकुलस पढ़ना है, तो फंक्शंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसा कि वर्ड यहाँ पे लिखा है फंक्शन, तो आप लोग जनरली आप देखते हुए कि मतलब जब भी आप बचपन में या अभी तक जो भी आप रियल टाइम जो आपका एक्सपीरियंस होता है, रियल वर्ल्ड में जो भी आपका एक्सपीरियंस होता है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मतलब ये सामान जो है फंक्शन नहीं कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान है जो फंक्शन नहीं कर रहा है। तो फंक्शन नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन नहीं कर रहा है इसका मतलब ये होता है कि वो पार्टिकुलर डिवाइस जो है ख़राब हो चुका है, वो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो चुका है इन द सेंस कि मतलब जैसे कि आप इनपुट इसको जो दे रहे थे, जो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट था वो नहीं आ रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे कि आप टेलीविज़न तो अप्रॉक्स सभी लोगों के घर में रहता है, सभी लोग देखते हैं। तो कभी आपने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा कि आपने रिमोट से जो है मतलब चैनल नंबर 10 आपने प्रेस किया, बट टीवी में आपको दिखा रहा है चैनल नंबर 16। तो मतलब क्या है कि आपने इनपुट तो 10 दिया, बट आउटपुट क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। इसका मतलब क्या है? वो फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपर्ली। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है कि फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो आप इनपुट दे रहे हैं और जो आपका एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी आना चाहिए। और यदि आप एक सिंगल इनपुट दे रहे हैं तो उसके साथ एक सिंगल आउटपुट ही आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सिंगल इनपुट से मल्टीपल आउटपुट आपका आ रहा है, तो फिर तो गलत है ना। आपने चैनल 10 दबाया तो भी आपका 16 आ रहा है, चैनल फिर आपने 9 दबाया फिर भी आपका 16 आ रहा है, तो फिर डेफिनेटली ये गलत है। हैव यू अंडरस्टैंड? मतलब जो भी मैंने आपको बताया ये बात ही आपको समझ में आई। तो चलिए मैथमेटिकली हम लोग किस तरीके से इसको समझते हैं। तो मैथमेटिकली क्या होता है, फंक्शन क्या होता है? तो ये एक तरीके का रिलेशन होता है, रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए फॉर ए नॉन एम्प्टी सेट ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट बी, इन विच ईच एलिमेंट, यहाँ पे ध्यान रखने लायक बात ये कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज इन सेट बी, ईच एलिमेंट हैव यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। मतलब उसका जो इमेज है, मतलब सेट ए का जो ईच एलिमेंट का जो एक इमेज है वो सेट बी में लाई होना चाहिए। ठीक है, ईच एलिमेंट यहाँ पे ध्यान रखना है। तो ईच एलिमेंट से मतलब क्या हो कि सेट ए का जो है बी में इमेज मैप होना चाहिए। तो मतलब ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए जो है सेट बी में मैप होना चाहिए। सपोज मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक लेता हूँ, जैसे कि ये मान लो कि सेट ए है, ठीक है, ये 2 3 4, ठीक है, और एक दूसरा सेट बी है, ठीक है, दूसरा सेट बी है। तो इसमें हमारे पास 4 9 16 ये हमारा एलिमेंट दिया हुआ है। और रिलेशन इस तरीके से है कि मतलब इसका जो स्क्वायर नंबर है, जिसका जो स्क्वायर होगा वो इसमें इमेज होना चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 का एलिमेंट यहाँ पे 4 हुआ, 3 का एलिमेंट इमेज यहाँ पे 9 हुआ, और 4 का इमेज यहाँ पे 16 हुआ। तो किसी ना किसी तरह रिलेशन जो है हर एक एलिमेंट का मतलब जो आपका सेट बी है वहाँ पे आपको मैपिंग मिल रहा है। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 का जो है आउटपुट 9 आ जाए। ठीक है, यदि ये आ गया इस तरीके से यदि आ गया, इसका मतलब ये रिलेशन जो है फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा डिफिनीशन है, बुकिश डिफिनीशन यही है कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए देर इज ए इमेज इन सेट बी। ठीक है, यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, नॉट ओनली इमेज, और यूनिक इमेज इन सेट बी। ठीक है, ये बुकिश डिफिनीशन है, आप लोग बुक में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, मेरा यहाँ पे पर्पस वो नहीं है आपको बुकिश नॉलेज देना। ठीक है, तो अब जैसे कि सपोज आपको एग्जाम्पल में एग्जाम में आ सकता है कि सपोज ये एक सेट ए है, ठीक है, यहाँ पे सपोज ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, और एक दूसरा सेट बी है, सपोज एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। ठीक है, तो इस एलिमेंट ए का इमेज 1 है, इस एलिमेंट बी का इमेज 2 है, नहीं ये चेंज कर देता हूँ, 3 है। ठीक है, इस इमेज सी का, इस इमेज सी का इमेज बी में जो है 2 है। ठीक है, तो अभी आप देख रहे क्या रहे हो, मतलब यहाँ पे मैं फिनिश हो गया सेट लिख करके। ठीक है, 2 सेट मैंने लिख दिया। ठीक है, आप ध्यान देना यहाँ पे कि
मैंने क्या वर्डिंग आपको ध्यान देने के लिए बोला था, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, बट यहाँ पे देखो एक एलिमेंट यहाँ पे मिसिंग है ना, आपको बात समझ में आ रही है, एक एलिमेंट यहाँ पे मिसिंग है। इसका मतलब क्या है कि रिलेशन जो है फंक्शन नहीं है, बस इधर से ही डायरेक्टली इसको रॉन्ग कर देना है, ऑप्शन से दिया ऐसा आपको रहेगा दिया हुआ तो, ठीक है, क्लियर है चीज। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, ठीक है, और भी एग्जाम्पल्स बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे सपोजेस ए बी सी डी ई और एक सेट भी है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखना, ए का इमेज 2 है, सी का इमेज 3 है, ठीक है, डी का इमेज 6 है। कोई रिलेशन है, बस मैं एग्जांपल के तौर पे कोई मान लो किस तरह कोई रिलेशन बन रहा हो जिसकी वजह से इमेज यहाँ पे 6 बन रहा है, ठीक है। और एक एलिमेंट ही है जिसका इमेज 4 है, ठीक है, आ रही बात समझ में। और एक दूसरा एलिमेंट इसमें भी है जिसका इमेज भी 4 है, ठीक है। तो अभी ऐसा सिचुएशन होगा जहां पे आप देख रहे हो कि दो एलिमेंट जो है, एक के दो एलिमेंट के लिए सिंगल इमेज यदि बन रहा है, ठीक है, तो मेरा डिफिनीशन क्या है कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैव इमेज इन सेट बी, ठीक है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट बी। तो ऑब्वियसली यदि मान लो कि मैं बी और सी ई लेता हूं, तो ये डिफरेंट एलिमेंट है ना, ये दोनों क्या है, डिफरेंट एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट डिफरेंट है, ये भी एलिमेंट डिफरेंट है, ये दोनों का सेम इमेज बन रहा है, दैट इज ओके, नो इशू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट ईच एलिमेंट हैव ए यूनिक इमेज इन सेट बी, ऐसा मैंने डिफिनेशन आपको बताया। तो ये भी तो इसके लिए यूनिक ही है ना, बी के लिए यूनिक है एलिमेंट और ई के लिए भी यूनिक है ये, है ना। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट का जो है एक इमेज यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। दैट इज इन दैट केस हम इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब इसी में मान लो इसी एग्जांपल में मान लो कि डी का इमेज 4 है और डी का इमेज 5 है, तो अब ये क्या होगा, नॉट ए फंक्शन। जैसे कि मैंने पहले ही डिफिनेशन में आपको बताया है कि मान लो कि सिंगल इनपुट के लिए दो डिफरेंट आउटपुट आएगा, तो ऑब्वियसली फंक्शन नहीं कर रहा है डिवाइस। उसी तरीके से आप समझो कि ये सिंगल एलिमेंट डी है, उसके लिए दो डिफरेंट आउटपुट आ रहा है, क्लियर है चीज, बात आ गई समझ में। तो इसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यही आपका फंक्शन का मोटा मोटी डिफिनेशन है जो मैंने आपको समझाया। अब जैसे कि देखो, अभी आप कैलकुलस पढ़ोगे तो कैलकुलस से इस चीज़ को समझना बहुत आसान है, ठीक है। तो इसके पहले का जस्ट एक एग्जांपल मैंने दिया था, जैसे कि सपोज मैं एक ग्राफ इस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है, एक ग्राफ बनाता हूँ सिंपल सा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक सिंपल सा ग्राफ में बनाता हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से आप समझना है इस चीज़ों को, ठीक है। ये मान लो कि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे मान लो कि -2 है, यहाँ मान लो कि +1 है, यहाँ मान लो कि +2 है, ठीक है। तो आप देखोगे x इक्वल टू 1 रखोगे तो y इक्वल टू 1 होगा। चलो मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना देता हूँ तो आपको समझना आसान होगा, ठीक है। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ताकि मैं यहाँ पे एक आपको प्रॉपर गाइडेंस दे चुके इस चीज़ को समझने में, ठीक है। बहुत से बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं इसमें, ठीक है, इसलिए आपको फंक्शन क्या है एग्जैक्टली उसका कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो मैं एक टेबल बना लेता हूँ सिंपली एक्स और वाई का, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए, ठीक है, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर मैंने एक एक्सप्रेशन लिया। तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन है या नहीं है, इस चीज़ को मुझे डिफाइन करना है, ठीक है।
तो x इजकल टू यदि आप 0 लोगे तो y इजकल टू 0 आएगा, x इजकल टू यदि 1 लोगे तो y इजकल टू 1 होगा, x इजकल टू -1 लोगे तो भी 1 आएगा, x इजकल टू 2 लोगे तो 4 आएगा, और x इजकल टू यदि -2 लोगे तो भी 4 आएगा। तो जस्ट मैंने जो सेकंड लास्ट एग्जांपल बताया था उसमें आपको क्या बताया था कि दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए जो है सेम आउटपुट हो सकता है, दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए सेम आउटपुट यहाँ पे, अब यहाँ भी आपको दिख रहा है। तो मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था जस्ट सेकंड लास्ट एग्जांपल में, आप देख रहे हो यहाँ पे सेम चीज़ आ रहा है। तो एक्स, तो यहाँ पे यदि आप लाइन ड्रॉ करोगे तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे 1 1, फिर क्या 2 पे जाएंगे तो 4, मतलब यहाँ पे -4 है और यहाँ पे 4 और 4 होगा कोऑर्डिनेट। तो आप देख रहे हो कि दो डिफरेंट वैल्यू ऑफ इनपुट, आउटपुट हमारा सेम आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये फंक्शन नहीं होगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज ए वेल डिफाइंड फंक्शन। अंडरस्टूड? आ गई बात समझ में? तो बस मुझे ये आपको समझाना था, इसलिए मैंने सेकंड लास्ट एग्जांपल दिया था आपके लिए। क्लियर है चीज़? तो आपने देखा कि ईच एलिमेंट इन सेट ए हैव यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। इस बात को आपको ध्यान रखना है प्रॉपरली, ठीक है? ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक एलिमेंट इन सेट बी। इस बात को ही आपको बस ध्यान में रखना है। दैट इज कॉल्ड ए फंक्शन। ओके, और फंक्शन में अभी बहुत सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है? उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। ये चीज़ तो आपको समझ में होगी कैसे। अब मैं ये मैप क्यों बनाया, क्योंकि आपको एमसीक्यू में इस तरह क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि विच ऑफ द मैपिंग इज अ फंक्शन, ठीक है? तो एमसीक्यू में आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो फिर आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो आई होप आपको अब दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि ईच एलिमेंट, जैसे कि सेट ए से सेट बी दिख रहा है, तो सेट ए में सारे एलिमेंट मैप होना चाहिए सेट बी में। ऐसा भी हो सकता है कि सेट बी का बहुत सारे एलिमेंट का जो है सेट बी में लिखा हुआ है जिसका कोई मैपिंग नहीं है सेट ए के साथ, ठीक है? तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो फंक्शन नहीं हुआ। ऐसा बहुत सारा एलिमेंट हो सकता है सेट बी में जिसके साथ कोई रिलेशन ना हो सेट ए का, ठीक है? तो उस तरह का जो एलिमेंट, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो रहते हैं उसको हम लोग मतलब इंक्लूडिंग विद द एग्जिस्टिंग जो वैल्यू होगा सेट बी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडोमेन, ठीक है? डोमेन मतलब जो सेट ए में जो भी एलिमेंट आएंगे दैट इज कॉल्ड डोमेन। जैसे कि वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर में जो एक्स का वैल्यू जो रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन। और जो वाई का वैल्यू रहेगा, जो सेट बी में जो वैल्यू रहेगा जिसके साथ ए का मैपिंग है, ओनली जिसके साथ ए का मैपिंग है, जो जिस एलिमेंट के साथ सेट ए का मैपिंग है उसको हम लोग रेंज में कंसिडर करेंगे, ठीक है? बट कोडोमेन में क्या हो जाएगा कि जो मैपिंग नहीं है ए के साथ वो भी इंक्लूड हो जाएगा। आगे बात समझ में? क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग चलेंगे, ठीक है? टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला हमारा क्या आता है? आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है? अब आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि मतलब ये आइडेंटिकल होगा, नाम से ही पता चला आइडेंटिकल होगा। मतलब सिंपल है, y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू क्या बोलते हैं इसको? x। इसका सिंपल सा ग्राफ होगा, ठीक है? ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है? सीधा सीधा क्या करना है हमें? यहां से ऐसे एक स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री पे ड्रॉ कर देना है। दिस इज इक्वल टू y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू एक्स, ठीक है? दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। तो अभी इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्या है आपको ये पता होना चाहिए, इसका रेंज एंड डोमेन क्या होगा। तो ऑब्वियसली एक्स जो है मतलब आप देख रहे हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी रियल नंबर रहेगा, ठीक है? और रेंज भी आपका क्या रहेगा? मतलब इधर नीचे से पूरा ऊपर तक जाएगा, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ठीक है? तो रेंज भी रियल नंबर एंड डोमेन भी रियल नंबर। क्लियर है ये चीज? अभी नेक्स्ट चलते हैं। एक होता है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन में क्या होगा? जैसे कि मान लो कि y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू के कांस्टेंट करने का मतलब क्या हुआ कि किसी पार्टिकुलर वेरिएबल के साथ वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है ना? जैसे कि मान लो कि ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ठीक है? तो मैंने कोई यहां पे एक लाइन खींच दिया इस तरीके से, ठीक है? y इजकल टू के, कोई के मान लो ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है? तो ऑब्वियसली y एक्सिस के ऊपर रहेगा, एक्सिस के ऊपर रहेगा, ठीक है? तो y इजकल टू के। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है
y के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, मतलब ये y इक्वल टू के जो है हमेशा रहेगा इधर ही, y इक्वल टू के का वैल्यू इस तरीके से कभी चेंज नहीं होगा। x का वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जा ही रहा है, बट y का वैल्यू कहीं चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। वेरी क्लियर है, क्योंकि कांस्टेंट रहेगा, इट विल नॉट नेवर चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है चीज, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसका आपका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन आपका माइनस पीटी से प्लस पीटी हो जाएगा। रेंज तो कुछ करना ही नहीं, रेंज मतलब क्या, सिंपल वैल्यू रहेगा y इक्वल टू के, r इक्वल टू के, सब इसको आप बोल सकते हो, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है। y का वैल्यू ना तो बढ़ रहा है ना तो घट रहा है ना, सिंपल है, कांस्टेंट है। अभी देखते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरह का फंक्शन रहेगा, इस तरह का इसका ग्राफ रहेगा, कुछ यहाँ से इधर से आया, इधर काटा, फिर इधर इंटरसेक्ट किया, इधर इंटरसेक्ट, कुछ इस तरह का रहेगा। मतलब इसे मल्टीपल जीरोज रहेंगे, जीरोज मतलब जीरोज ऑफ ए फंक्शन, आपको पता होना चाहिए जीरोज ऑफ फंक्शन 10th क्लास का ये सब टॉपिक है, ठीक है। स्टिल मैं पढ़ाऊंगा इन सभी चीज़ों को आपके कंसेप्ट के लिए, ठीक है। अभी फिलहाल हम लोग फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो सेशन काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच जाएगा, इसलिए फिलहाल हम लोग इसको यहीं पर लिमिटेड रखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि कोई फंक्शन y इक्वल टू है एफ एक्स इक्वल टू a0x प्लस a1x², ठीक है। या बुक में जिस तरीके से लिखा हुआ है वैसे लिख देते हैं, ठीक है। पहले a0 स्टार्ट होता है, फिर इसके बाद a1x होता है, फिर a2x² होता है, प्लस a3x³ होता है, प्लस an(x⁴n) होता है। कुछ इस तरह का आपने बुक में देखा होगा। कहने का मतलब है कि सिंपल फॉर्म में मैं देखूँ कि एफ एक्स इक्वल टू, मान लो कि मैं सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेता हूँ, तो x² प्लस सपोज क्या इसको ले लेता हूँ 3x+2, सपोज ये मैं एग्जांपल ले लेता हूँ x² प्लस 3x+2, ठीक है। तो देखोगे आप इसका ग्राफ बनाओगे तो कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो x² प्लस 2x प्लस x+2 डेट विल इक्वल टू, x को आप कॉमन ले लोगे तो x+2 मल्टीप्लाइड 1 को मल्टीप्लाएंगे तो x+2, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको फैक्टराइज करूंगा तो x+1 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, x+2 हो जाएगा, है ना। तो अभी देखो आपका दो जीरोज यहाँ पे दिख रहा है, तो आप सपोज ये कोई ग्राफ बनाते हो, ठीक है। इसका ग्राफ यदि बनाते हो, इधर x एक्सिस है और इधर y एक्सिस है, ठीक है। तो x इक्वल टू एक -1 होगा और एक -2 होगा, है ना। अरे बात समझ में, x इक्वल एक -1 होगा, एक -2 होगा। अब कुछ इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि जैसे कि आपको देखा मैंने, आपको 10th क्लास में, यदि x² कोफिशिएंट यदि पॉजिटिव है तो क्या होता है, कनकेव अप होता है, तो कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा, ठीक है, दोनों पॉइंट से कट करते हुए। क्लियर है ये चीज, आ रही बात समझ में, ठीक है। तो ये आपका मतलब, या आप इसको ग्राफ बनाना चाहते हो प्रॉपर्ली, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या, टेबल कर लो, टेबल बना लो, है ना। टेबल बनाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले x एंड y इसका वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है। कुछ वैल्यू रखेंगे, उसके बाद फिर इसको ड्रॉ कर देंगे, है ना। तो x इक्वल 0, y इक्वल 2 होगा, x इक्वल 0 पे y इक्वल 2 कुछ इस तरीके से होगा, और x इक्वल 2 मान लो हम लोग 1 रखते हैं, 1 रखने पे क्या हो जाएगा, 1 2 1 3 3 6 हो जाएगा। x इक्वल टू -1 रखेंगे तो ऑब्वियसली 0 होगा, x इक्वल टू -2 रखेंगे तो भी ऑब्वियसली 0 होगा। और कुछ वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, एक्चुअली मुझे ये वैल्यू देखना है ना, ये वैल्यू कैसे निकलेगा। तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी मैक्सिमम मिनिमम में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3/2। तो ये -3/2 पे जा रहा है, मतलब -1 इधर हो गया तो -3.2 जस्ट बीच में आएगा, ठीक है। मतलब इसका ग्राफ यहीं पे आकर इस तरीके से बनेगा। क्लियर है चीज, आगे बात समझ में। तो ये हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ये जो ही नहीं है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक भी हो सकता है, ठीक है।
और 4 पावर का भी हो सकता है, 5 पावर, किसी भी पावर का हो, जितना पावर रहेगा उतना यहाँ पे रूट्स आपका निकलेगा, उतना जीरोज निकलेगा, डिपेंडिंग ऑन द रूट्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या इमेजनरी है या नॉन इमेजनरी है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं, रैशनल फंक्शन। नाम से ही पता है रैशनल नंबर का मतलब क्या होता है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, है ना। तो रैशनल फंक्शन क्या हो जाएगा, आर एक्स इजकल टू पी एक्स बाई क्यू एक्स, वेयर क्यू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर चीज, तो दिस इज कॉल्ड द रैशनल फंक्शन। ये सब का ग्राफ बनाया जा सकता है, बट इसमें थोड़ा सा आपको कैलकुलस में और थोड़ा सा एडवांस बनना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वो आगे पढ़ाऊंगा जब लिमिट वगैरह पढ़ाने लेंगे, जब कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी होगा उस समय इस चीज़ को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन का जो भी पार्ट है उसको पहले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अभी क्या आता है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन मतलब y इक्वल टू एफ एक्स इजकल टू मॉड एक्स। इसको आप जो है इस तरीके से भी लिख सकते हो, माइनस एक्स इफ एक्स इज नेगेटिव, प्लस एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसा क्यों करते हैं, माइनस एक्स क्यों लिखने के पीछे रीजन है। ठीक है, जैसे कि मॉडुलस ऑफ -2 यदि निकालोगे तो इसका वैल्यू +2 होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि -2 करोगे तभी +2 होगा ना। क्लियर है चीज, आ रही बात समझ में। तो यदि निगेटिव है, मतलब एक्स कोई निगेटिव नंबर है, तो यदि इसको मुझे लिखना हो, प्लस लिखना हो, एफ एक्स को यदि प्लस में लिखना हो, इस बात को ध्यान से देखना है। यदि एक्स निगेटिव है, एक्स निगेटिव मतलब जैसे -2 लिखो, -2 है, तो इसको प्लस करने के लिए यहाँ पे कोई वैल्यू जो है -2 होना चाहिए, -2 के साथ फिर माइनस मल्टीप्लाई होगा तभी ये +2 होगा। इसलिए ऐसा हम यहाँ पे इस चीज को लिखते हैं। तो इसका सिंपल सा ग्राफ होता है जो आपको प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जैसे कि y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाते हो, जो x का ग्राफ बनाते हो, ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट है उसका जो है मिरर निकाल दो इस एक्सिस के साथ, तो ये कुछ इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, तो इसी ये पूरा जो होल ग्राफ है इसको हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू मॉड एक्स। दिस इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो रेंज होगा ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज होगा। अरे बात समझ में, रेंज जो है क्या होगा, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगा, जीरो टू इन्फिनिटी। बट डोमेन जो है -infinity से +infinity, जो भी वैल्यू है सारे के सारे रहेंगे। क्लियर है चीज, डोमेन मतलब क्या हो गया, -infinity से +infinity, और रेंज क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, 0 हो सकता है, नो प्रॉब्लम, नो इशू। क्लियर है चीज, तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन हो गया। क्लियर है चीज, और दूसरा चीज यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि देखिए अभी क्या है कि आपको थोड़ा डाउट होगा कि यहाँ पे डाउट क्या होगा आपको कि जैसे 0 फिर हमने क्यों कंसिडर किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप यही चीज़ लिख सकते हो कि इक्वल भी ले सकते हैं, बट लेस देन इक्वल नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल ले सकते हैं 0। ठीक है, क्योंकि ये हमेशा जो है क्या रहेगा, ये जो y के वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव में आएगा, इसलिए हम लोग x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं, 0 पे इसको एडजस्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका मॉडुलस फंक्शन हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन जो है एफ एक्स इक्वल टू ये मोड ऑफ एक्स बाई एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। ठीक है,
तो अभी देखो इसको फर्दर में ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा, -1 इक्वल टू -1 फॉर x इज नेगेटिव, ठीक है, 0 इफ x इक्वल टू 0, +1 इफ x इज पॉजिटिव। ठीक है, बस इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, -1 होगा इफ एक्स इज लेस देन 0, है ना, एंड +1 होगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, एंड ये 0 पे क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर है चीज, बात आ गई समझ में। तो दिस इज कॉल्ड सिग्नम फंक्शन। ठीक है।